ध्यान से। पेज नंबर क्या है? मेरा फेवरेट है ये भी, बड़ा मज़ा आता है ये सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी पढ़ाने का दिल करता है इन चैप्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा आसान है, लास्ट में बड़ा मज़ा आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग में तो वही है, ये नहीं करना वो नहीं करना। अभी बताएंगे, अभी बता देते हैं। सीआरपीसी क्या है, पहले ये तो पता लग जाए सीआरपीसी क्या है, फिर ये पता लग जाए आईपीसी क्या है, फिर अपने आप डिफरेंस ही बना लेना। कह रही हाँ सर ये ज़्यादा अच्छा है। पहले सीआरपीसी पूरा समझ लेते हैं क्या चीज़ है। 1908 है क्या? 1973। 1908 क्या था? सीपीसी। चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 10। लेक्चर नंबर 1। वैसे बता दूं आपको, क्योंकि वो तो टैक्स की क्लास चल रही थी, तो इसमें एक अभी कहानी क्या है, सीआरपीसी के अंदर डायरेक्टली चैप्टर में आ रहे हैं क्राइम। क्राइम मतलब ऑफेंस। तो क्राइम होगा तो क्या होगा? अगर क्राइम होगा तो क्या होगा? तो सीआरपीसी आता है, अदरवाइज सीआरपीसी नहीं आता। अब क्वेश्चन ये आता है पहला ही, गरिमा की क्राइम क्या है या ऑफेंस क्या है, यस और नो? तो मतलब हंसी भी आती कई बार कि ये जो क्राइम है और ऑफेंस है ये डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया गया। अब डिफिकल्ट हो गया कि भाई कैसे पता लगे कि फिर ये क्राइम है या नहीं है। तो कहते हैं कि कोई से भी लॉ, क्या कहते हैं, कोई से भी लॉ हो, जैसे मान लो आईपीसी है या कैटल ट्रेसपासर एक्ट है या कंपनीज एक्ट है, कोई सा भी एक्ट है, सेबी है, बहुत सारे एक्ट हैं भाई। तो अगर उसके अंदर बोल दिया कि ये क्राइम है तो क्राइम है, आप समझ गए होंगे। तो क्राइम कहां से पता लगेगा? क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट इज अ क्राइम। क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इट इज अ क्राइम। जैसे मनी इज व्हाट द लॉ सेज इज मनी। मनी क्या है? जो कानून कहता है वही मनी है। एक लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक अनलिमिटेड होती है, पता ही होगा आपको। लिमिटेड कौन सी होती है? जो कॉइन होते हैं, कॉइन वो लिमिटेड होते हैं। ये थोड़ी ना कि आप 5 लाख रुपए कॉइन दे दोगे और सामने वाला बंदा हाँ भाई दे दे, रिफ्यूज कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप नोट दे रहे हो, कितने दे दो? अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं भाई, देते चलो, कोई दिक्कत। बाकी चेक लीगल है या नॉन लीगल है? मतलब लीगल टेंडर मनी है या नॉन लीगल टेंडर मनी है? चेक लीगल टेंडर मनी है, चेक नॉन लीगल टेंडर मनी है। मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी। नहीं समझे? पर लीगल टेंडर मनी थोड़ी ना आप सब्जी वाले को चेक दे दोगे, बाउंस भी हो सकता है किसी कहीं पे भी, इसलिए वो लीगल टेंडर। रीज़न होता है हर चीज़ का, और आपको रीज़न चाहिए था। तो एक तो होता है कि बच्चे इको पढ़ते हैं, किसकी? 11th-12th की। तो मैंने जब अपना स्टार्ट किया था टीचिंग का सीए के अंदर, सीएस में, तो हमने बचपन में अपने टाइम पे इको पढ़ाई थी बच्चों को। अब तो नहीं पढ़ाते। तो बच्चे बड़े तूफान मेल बने हुए होते थे
और मनी का चैप्टर सर आता है। चलो भाई मनी क्या है यही बता दे, फिर अलग अलग डेफिनेशन। असली में रियलिटी है कोई इकोनॉमिक्स आज तक मनी डिफाइन नहीं कर पाया, क्योंकि हर कंट्री की अपनी वो है और पहले बाबा आदम थे, ये होता था, वो पता नहीं क्या क्या, फिर परसेंट का फिर उनको बताया, फिर ऐसी वो पढ़ के आते हैं आरबीआई, मोनोपोली, ये सब, फिर वहाँ धज्जियाँ उड़ानी पड़ती है उनकी कि भाई तुम पढ़ के आए वो ठीक है, पर ये हकीकत है, ये हकीकत पढ़ाई है। वो जो टीचर था तुम्हारा वो कॉपी की हिंदी करता था बस, यहाँ कॉपी की हिंदी नहीं चलेगी, बाल की खाल और खाल की खाल निकालनी है, तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि असली चीज़ क्या है। चल, तो आज के बाद कोई क्राइम पूछे तो क्राइम क्या है? क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज इज अ क्राइम। अब लॉ ने वो कहीं किसी भी एक्ट में बता रखा है ये क्राइम है तो क्राइम है। सबसे पहला ही वर्ड आ जाता है सुसाइड। तो सुसाइड बात कर रहे थे हम लोग, क्या सुसाइड क्राइम है? तो ये आपको पहले ही पता लग गया। और मेरी आदत है कि अगर मैं बोलूं तो मेरे पास होना चाहिए कि भाई कहाँ लिखा है कि सुसाइड क्राइम नहीं है, तो आप लिख लेना सेक्शन 309 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। तो 2017 से पहले क्या माना जाता था? 2017 से पहले कहाँ क्या माना जाता था? क्राइम माना जाता था। अब क्या माना जाता है? क्राइम नहीं माना जाता। और सुसाइड वर्ड का मतलब पता ही ना, सुई मीन्स सेल्फ और साइड मीन्स डेथ, खुद की हत्या कर दी। तो क्राइम इज व्हाट द लॉ सेज क्राइम। तो कहानी क्या? गाय हत्या, गाय की हत्या कर दी, गाय मार डाली, हाँ जी क्राइम है पक्का? हाँ देखा, मेरे साथ तो कोई है, बस मुझे ये पसंद आया। गोवा में नहीं है क्राइम, मतलब आपको क्या है, कैटल ट्रेसपासर एक्ट बना हुआ है, उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सी स्टेट में है क्राइम है, कौन से में नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब हम लोग तो गोवा रह के आए तो हमें पता ही है, साथ हमने देखा हुआ है, वहां तो लोग भाई अलग ही कहानी चलती है, क्या करें। अब बकरा मारना, बकरा मालूम है, बकरा मारते हैं, क्राइम है? मुर्गी मार डाली, मुर्गा मार डाला, भाई क्राइम है? इंडिया धर्मों का देश, यहाँ तो मतलब बहुत कुछ है बोलने का। अब जैसे हमारा उत्तराखंड पीछे रह गया थोड़ा, हिमाचल बहुत आगे चला गया हमसे, जबकि रियल फैक्ट अगर आप मतलब दोनों जगह जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अलग अलग जगह है, पहाड़। वो टूरिज्म इतना बन गया हिमाचल की, पूछो मत। इसकी वजह से हमारा इलाका, पर मैं कई बार सोचता हूँ ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप, हाँ हमारे गाँव मक्खी भी नहीं मिलेगी आपको, फैन भी नहीं चलाना आपको, मतलब इतने सालों से आज तक किसी के घर में फैन नहीं लगा, पर बाई चांस अब क्या होता है ना, थोड़ा सिस्टम तो चलो लगा लो, ये कहानी है। अब जैसे मेरे फादर ने अब गीजर लगा दिया वहां पे, ये कर दिया, तो अब क्या है कि ज़्यादा स्टे करेंगे तो भाई चलो, पहले के लोग नहीं, चल रहा है लकड़ी में ही वो सब हो गया। अब क्या है, कौन जाएगा काटेगा फिर जलाएगा, अब बटन दबाना है ना, पानी गर्म हो जाएगा। कई बार आप भी तो अपने आप को ही पीना होता है तो भी आप पानी लेके आओ। मैच फिक्सिंग हुई थी, मैच फिक्सिंग, कुछ लोग फंसे थे, नाम नहीं लूंगा, क्राइम था वो। तो उस टाइम पे जब आर्यंश क्या हुआ, जिस टाइम पे वो मैच फिक्सिंग हुई थी उस टाइम तक तो लॉ, किसी लॉ में डिसाइडेड ही नहीं था कि वो क्राइम होता है, तो इंडिया में यही तो दिक्कत आ गई थी, तो उसको क्राइम नहीं माना गया। बाद में उसको क्राइम की डेफिनेशन में ऐड कर दिया कि भैया अब करोगे, अब करेगा कोई ऐसा काम तो उसे क्राइम मानेंगे। मतलब कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उस टाइम पे क्राइम में हमने लिखी नहीं, शायद बाद में समाज में वो चीज हो और उसके बाद हम उसे क्राइम मानना स्टार्ट कर दें। जैसे आप कह रहे हो आगे मुर्गी बकरे के लिए भी भाई कर दे, होना कर दे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा क्राइम का मान लो कि मतलब क्या बोलूं, मतलब
अच्छा लग नहीं रहा। मान लो मेरे से मर्डर हो गया किसी स्टूडेंट का, कैसे हो गया, मैं तो अब मेरे फादर आर्मी में, तो लाइसेंस है उनके पास, और मैं दिखाने के लिए लाया था आपको, दिखाने के आज पापा ने मेरे को दी थी कि जाके, और मैं यहाँ रखी हुई थी और मैंने कहा एक बार दिखाता हूँ तुम्हें। अब मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर गोली है क्या है, तो लड़के ने कहा सर मेरे ही सामने कर लो, कोई नहीं, बहुत दम है मुझ पे। तो मैंने भी कहा चल दिखाई देता हूँ तेरे को और मैंने मार दिया, और मैंने मार दिया, वो गया भाई ऊपर। अब क्या मैंने क्राइम किया है? मतलब मुझे हैंग टिल टू डेथ या जो भी है? बच्चे कह रहे नहीं सर आपको नहीं। मैंसरिया, मैंसरिया, तो मैंसरिया क्या है? अ बैड इंटेंशन गिल्टी इन माइंड, अ बैड इंटेंशन गिल्टी इन माइंड। तो वो प्रूफ करना सीआरपीसी में जरूरी होता है। राम जेठमलानी जो है यही काम करता था, मैंसरिया प्रूफ कर देता था, और वो बता रहे हैं प्रूफ करना पड़ेगा वो तो। और तो एक शाह बताओ, अब आप समझ ही गए होंगे, अब ऐसे मार दिया, मतलब अब जैसे वही वाली बात है, मैरिज में मैंने देखा तो मेरी वाइफ कहीं ले गई थी मुझे, तो वहाँ वो लोग पॉलिटिशियन से कनेक्शन है उनका, और उत्तराखंड के अंदर ही वो भाई साहब उन्होंने गोलियां चला दी, मैं तो निकल लिया बाहर। तो और वो छेद हो गया टेंट में भाई साहब, छेद तो मुझे बाद में दिखा जब सब कुछ हो गया, मैं तो चला गया था वहां से, मैं तो गायब ही हो गया था, मतलब 1-2 घंटे तो मैं किसी को मिला ही नहीं। मैं भाई कोई भरोसा नहीं है तो मार डाले, ठीक है, बाई चांस मान लो उसने, अब उसने ऐसे मारी थी और पोल से वो टकरा जाती गोली, और भाई अब आप बताओ, मतलब अपने ही लोग आए हैं शादी में, कौन चाहता होगा चल भाई तुझे ही मारना है? रेयर ही होगा ऐसा, मतलब कोई कि अपनी फैमिली के लोगों को चलो भाई गोली मारनी है। इसमें तो बहुत सारे हैं, वो 7 लोग पता नहीं कोई दिल्ली में एक साथ फांसी लगाई थी उन्होंने अपने आप को, 11 लोग थे। हाँ हाँ बुराड़ी, सही कह रहे हो, एरिया तो बुराड़ी था, और एक साथ 11 लोग, बड़ा फेमस हुआ है ना। हाँ ये चीजें बड़ी फेमस होती रहती है। अच्छा, मैं नॉलेज की बात आपको ये कह रहा था, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि आगे आप जब जाएंगे तो सीएस के अंदर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट में भी जा सकते हैं, तो कंपनीज एक्ट का बड़ा रोल आता है। तो मेरा सिलेबस है सीआरपीसी, तो मुझे बताना जरूरी है आपको कि जो कंपनीज एक्ट है वो मिक्सचर ऑफ बोथ है, सिविल एंड क्रिमिनल। तो कभी कोई पूछे कि कंपनीज एक्ट कौन सा लॉ है, सिविल या क्रिमिनल, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, सिविल एंड क्रिमिनल। अब जब बोथ बोल दिया तो इसका मतलब इसमें सिविल भी होते होंगे और क्रिमिनल भी होते होंगे। अब मैं ये बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, 35 के आसपास ऐसे सेक्शन है जहाँ पे सिविल माना जाता है, 35 के आसपास। और ये बात लिखी क्या है, क्योंकि देखो कभी ना मैं कुछ नहीं बताता, मैं कानून से बताता हूँ, मैं देख के ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को कौन सा सेक्शन में याद करके बैठा हूँ। यहाँ 454 है और यहाँ पे मैंने 447 बताया था, उसके अंदर क्रिमिनल माना जाता है, और बोला गया है 435 के अंदर कि क्रिमिनल भी है। अब मुझे बताओ, अब एक एक्ट है जिसके अंदर बताया गया कि सिविल भी है क्रिमिनल भी है, तो वो क्या हुआ? मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है ना। और मैंने ये बता दिया कि 35 के आसपास कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, ठीक है ना। और जब 435 लगता है तो बोलते हैं स्पीड स्पेशल कोर्ट बनाए हुए हैं और स्पीड में ट्रायल होता है। नहीं, उसमें बस ये बोला हुआ है कि ये क्रिमिनल मैटर के लिए जाते हैं। फिर केस एक ये है 447, एक केस ये है 447, हाँ, कि क्रिमिनल माना गया है उसको। एक था मेरे पास एक और, नहीं, ये तो कंपनीज एक्ट का है ना, कंपनीज एक्ट के बता रहे हैं ना कि सिविल और
हाँ एक और बता दूं, सबसे बढ़िया चीज़ एक और बता देता हूँ। सीआरपीसी में प्रूफ करना होता है कि मैंसरिया, कंपनीज एक्ट में नहीं करना होता। मतलब कि कंपनीज एक्ट में वो क्राइम मान लिया जाएगा विदाउट मैंसरिया, वरना तो हर डायरेक्टर कह देगा सर मेरी तो कोई इंटेंशन थी नहीं ऐसी, मेरी तो कोई ऐसे इंटेंशन नहीं थी। आपने लिखा है कंपनीज एक्ट में कि ये क्रिमिनल है, ये सीआरपीसी है, ये सिविल है, तो सीआरपीसी के अंदर सर मेरा तो मैंसरिया है ही नहीं, मेरी कोई इंटेंशन ही नहीं, वो हर उसमें ऐसे बोल सकता है। ये थोड़ी नॉलेज पता होनी चाहिए मतलब। तो वहां मैंसरिया नहीं चलता, यहां मैंसरिया। सीआरपीसी में सारे लोग यहीं छूटते हैं मैंसरिया करके, अच्छे अच्छे छूट जाते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में बस ऑफेंस का ध्यान रखना, ठीक है। मैंसरिया आपको पता ही है, गिल्टी इन माइंड, गिल्टी इन इंटेंशन, मोटिव अगर प्रूफ नहीं हो पाया, मैंसरिया अगर प्रूफ नहीं हो पाया तो छूट जाएगा बेचारा। बेलेबल ऑफेंस, अच्छा बाकी मैंसरिया की टॉट में बताया गया था मैंने, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, वहां पे भी एक्सेप्शन है कुछ, और एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा था, हाँ बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल। बेलेबल मतलब जिसमें बेल हो सकती है, और नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं हो सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। मैं भी जब स्टूडेंट था तो यही समझता था, पर इसके लिए गरिमा क्या है, लिस्ट बनी हुई है असली में। आपकी मेरी एक ही सोच थी, मैं भी ऐसी सोचता था यार खतरनाक होते होंगे तो ही होता होगा, पर कुछ ऐसे भी हैं जो खतरनाक नहीं होते तो भी क्या है, अरेस्ट कर लिए जाते हैं विदाउट वारंट। कुछ नहीं करना आपने, हमेशा अपनी जेब में सीआरपीसी का शेड्यूल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का शेड्यूल है। नॉन कॉग्निजेबल आजकल तो जरूरत नहीं है ना, मोबाइल पे रख लो, मोबाइल पे खोला सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की लिस्ट। अब जब भी कोई पुलिस वाला आए, कहे जी मेरे पास तो अरेस्ट वारंट नहीं है पर तेरे को अरेस्ट करके ले जाएंगे, रुक जा, बता मैंने किया क्या। अच्छा ये किया है, रुक जा, कंट्रोल F मारने दे, अरे इस पे नहीं है, भाग जाए यहाँ से, टच भी मत कर दियो अब। हाँ, और उसके बाद नहीं, कॉग्निजेंस में आगे ना अरेस्ट विदाउट वारंट, तो नॉन कॉग्निजेंस में क्या होगा, वारंट चाहिए यहाँ पे, अरेस्ट विथ वारंट। नहीं ये क्या हो गया, अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के यहाँ पे, हाँ सही तो है, सही लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो कॉग्निजेंस में क्या है कि भाई अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, पर नॉन कॉग्निजेंस में क्या है, वारंट चाहिए। तो आपने हमेशा किसकी लिस्ट खोलनी है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और फिर भी वो ज़्यादा कुछ करने लगा, बोलना एसएचओ को फ़ोन लगा अपने एरिया के, किसी के तो उसमें आता होगा, ठीक है ना। बाकी नहीं बताऊंगा, वो चाहूँगा कि जब आप तुम प्रैक्टिकल जाओ तो तभी खुद ही सीखो तो ज़्यादा अच्छा होता है कुछ चीज़ें, ठीक है ना। और मैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करता हूँ तो मुझे बेनिफिट मिलते हैं। मैं नहीं चाहता कि हर किसी को बताते हुए, वो खुद ही सीख लोगे आप तो अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें खुद भी सीखने के लिए छोड़नी चाहिए। कई कुछ देखा होगा पहले के जो गुरु होते थे, गुरु और शिष्य, तो कई बार गुरु कोई एक चीज़ छोड़ के रखता था, जानबूझ के नहीं बताता था, ये वो वाली है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मैंसरिया नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सीखते रहो। और ये लिखा हुआ है देखो गरिमा, फर्स्ट शेड्यूल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कंप्लेन क्या होती है बेटा, कंप्लेन क्या कहता है, अच्छा हाँ, कंपनीज एक्ट में भी जो 447 है, तो अगर डायरेक्टर को अरेस्ट करने आ गया, कौन, कोई पुलिस वाला, पता लग रहा है तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर को अरेस्ट करने आ गया, कंपनी सेक्रेटरी बैठा हुआ है, तो लीगल डिपार्टमेंट से कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया जा रहा है। अब कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, वो लिखा हुआ है उस पर
कि ये क्या है 447 का केस है, वो चीज़ नहीं लिखी होगी, ये लिखा होगा 447 का केस है कंपनी सेक्रेटरी का। फिर आपको भी हाथ खड़े कर लेने कि हूँ तो मैं कंपनी सेक्रेटरी पर कर कुछ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरेस्ट विदाउट वारंट है। तो मतलब अब आप समझो ना, देखो आप सीएस हो, कई चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसका भी तोड़ है। यही चीज़ें तो सीखी लाइफ में, फिर उसका भी तोड़ है। क्या करना है, अपने जेब में हमेशा एक एंटीसिपेटरी बेल लेके घूमना। जब तक वो पुलिस स्टेशन जाए तो आप उस एंटीसिपेटरी बेल लेके कहाँ पहुँच जाओ, आप भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाओ। और फिर अब डायरेक्टर को डाल के दिखा, देख एंटीसिपेटरी बेल लेके आया हो, जाओ सर। तो उस दिन क्या कहेगा डायरेक्टर आपकी, ओ भाई ये कंपनी सेक्रेटरी देखा यार, देखो अब लॉ में लिखा है वही वाली कहानी है, ये काम नहीं हो सकता। तो डायरेक्टर तो कहेंगे ना भाई तू करके दिखा, तोड़ ढूंढने पड़ते हैं उसके, वो प्रैक्टिकल में ही सीखते हैं। तो वकील नहीं देखा, वकील लोग जो होते हैं जेब में लेके ही घूमते हैं कई लोग, तो एंटीसिपेटरी बेल। लो भाई साहब, हनप्रीत का केस नहीं सुना था कि वो अरेस्ट होने से पहले बस यही दुआ कर रही थी कि मेरे को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, और उसका वकील भी बताऊंगा, और वो उसका ये क्या बोलते हैं, उसका वकील चाह रहा था कि मिल जाए, बट वो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट आ गया था वो केस, इसलिए नहीं दिया, क्योंकि अगर दे देता बड़ी दिक्कत आ जाती। तो अभी हम आएंगे एंटीसिपेटरी बेल में, इसलिए चैप्टर भी अच्छे लगते हैं कि लाइफ में भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। अभी आएंगे उस वाले में, तब बोलने मजा आएगा उसको। बाकी अभी बोलने के लिए बोल देता हूं, जो नॉन बेलेबल है तो कई बार हम उसके अंदर भी ले लेते हैं एंटीसिपेटरी बेल, पर उसके अंदर बहुत रियर होता है, क्योंकि जो पार्टी होती है ना सूट के अंदर, उसकी भी कंसेंट चाहिए होती है। एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से इशू होती है, ठीक है ना। और ये क्या है, वकीलों के कनेक्शन है यार। वो जज कौन है, उन्हीं का तो भाई है, उन्हीं के तो दोस्त लोग हैं जो जज बन गए, समझ सेट। अरे तू देख जज बन गई है, ठीक है, मैं वकील, समझा कर बात को। कंप्लेन जो है आप मजिस्ट्रेट को करते हैं, ओरल भी कर सकते हैं और रिटर्न भी। अब कई बार ना बच्चे भी ये पूछे, सर ओरल कौन करेगा, भाई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उसकी तो ओरल ही होगी ना, मजिस्ट्रेट को ओरल ही बताएगा, सर ऐसा ऐसा है, मैंने देखा है ये मर्डर होते हुए। बाकी बाद में लिख लिया जाता है और थंब इम्प्रेशन उसका डाल दिया जाता है। उसके बाद अब पेपर आ रहे हैं ना, फोन बहुत आ रहे हैं अब ये एक स्टूडेंट का है ये। अब उसके बाद क्या है, हाँ जी, जबकि मेरे जितने बच्चे अभी कंटेंट में जो पढ़ रहे हैं सबको बता रखा है मैंने, ये शेड्यूल है मेरा, पता होना चाहिए, जैसे कि भाई मैं क्लास में हूँ, फिर भी क्या करें। जैसे आप लोग भी कोई व्हाट्सएप करते हो तो मैं इमीडिएटली नहीं देख पाता, मेरा साइलेंट होता है। वो क्यों है आप समझ गए, मैं कुछ अपना काम कर रहा हूँ तो बचता रहेगा, तो मैं साइड रखा हुआ होता है, इसे सामने भी नहीं होता ऑन टेबल की, पता लग सके कि हाँ चलो। तरीका भी यही है, देखो आप इसको लेके बैठोगे ना, ये पढ़ने नहीं देगा आपको। मेरे अकॉर्डिंग तो जब आप घर पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट करें ना, इसको बंद ही कर दें, फिर तो घर पे ही बैठे हो, क्या करना है। शाम को एक बार देख लो कुछ आधा घंटा। हाँ जी, कंप्लेन किसको की जाती है, मजिस्ट्रेट को की जाती है। और जो पुलिस वाले हैं वो कंप्लेन नहीं कर सकते, जो पुलिस वाले हैं वो मजिस्ट्रेट को कंप्लेन नहीं कर सकते, पर उसकी एक एक्सेप्शन है। उसकी क्या है, एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद कर सकते हैं। असली में जब भी पहले एफआईआर होती है तो सबसे लिख लो स्टेप, सबसे पहले मान लो पुलिस में जो पुलिस वाले हैं उनके पास क्या हो गई, एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद क्या करते हैं वो लोग, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है, जो हमारा कौन होता है मजिस्ट्रेट, वो इंक्वायरी करवा सकता है। तो इंक्वायरी अलग चीज है, समझ गए होंगे, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाता है, तमाम सबूत गवाह जेल में डालना है नहीं। तो पहले पुलिस वालों को आपने एफआईआर करवाई, फिर पुलिस वाले एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में लग जाएंगे, फिर जब मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आएगा तो इंक्वायरी होगी। तो इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है, इंक्वायरी अलग चीज है। अभी बताएंगे आपको काम कैसे अलग अलग होता है।
वो तो कंप्लेन के अंदर ये बातें आपने लिख ली। बाकी ये 4 चीज़ें कंप्लेन के ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है। कंप्लेन जो पर्सन कर रहा है वो उस पर्सन को जानता हो या ना जानता हो जिसने वो ऑफेंस किया है, मतलब समझ गए ना, जिसने देखा हुआ मर्डर होते अब वो जानता ही नहीं जानता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट को होगी। और एक कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पे अराइज हुआ है। बाकी एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला केस लॉ भी याद कर लेना एग्जाम के लिए, जून 2021 वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट है? कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कंप्लेन का। एक सादे पेपर में होती है, कोरे पेपर के अंदर आप कंप्लेन करते हो और किसके पास करते हो? मैजिस्ट्रेट के पास। और 2 बातें कर रहे हो मैजिस्ट्रेट से, एक तो उसे एलिगेशन लगा रहे हो किसी के ऊपर कि ये बंदा क्या है, एक्यूज्ड है, और दूसरा क्या कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो कि ये बंदा कल्प्रिट है, इसे जेल में डाला जाए। ठीक है जी, इसे जेल के अंदर डाला जाए। बाकी ये पुलिस रिपोर्ट लिखा हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड होती है आगे, मैजिस्ट्रेट को, वो कहानी है। बाकी बेल इन सब में आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। था तो कि ये पूरा पढ़ते, पर वो टाइम हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें मतलब इस हफ्ते ख़त्म कर दूंगा CRPC, 2 क्लास रहती हैं।